अब बात करते हैं कुछ नेटवर्किंग कमांड्स के बारे में जो काफ़ी काम आते हैं अपन को, और इस कोर्स में तो काफ़ी काम आएंगे, काफ़ी यूज़ करने वाले हैं अपन। तो मेजर जो नेटवर्किंग कमांड्स है वो है, सबसे पहला जो कमांड है वो है पिंग। पिंग का काम क्या है, अगर टेक्निकल टर्म्स में बात की जाए तो ये पहले चेक करता है कि टारगेट अवेलेबल है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर टारगेट देते हो उसको आईपी एड्रेस या फिर होस्ट नेम। अगर मैं देता हूँ यहाँ पे www.google.com, अगर मैं ये देता हूँ इसको, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले तो ये google.com पे एक ICMP एको रिक्वेस्ट भेजता है। ये एक सीरीज ऑफ ICMP एको रिक्वेस्ट भेजता है टारगेट पे, और फिर उसका रिस्पॉन्स चेक करता है। अगर मैं इसको रन करके बताऊं आपको, तो यहाँ पर ये बोल रहा है पिंगिंग विद 32 बाइट्स ऑफ डेटा। तो ये मतलब बेसिकली 4 पैकेट्स भेजता है, और मतलब जो आप कमांड नहीं दोगे, कुछ भी इसको ऑप्शन नहीं दोगे, तो ये 4 पैकेट भेजेगा ICMP के, और ये बताएगा कि कौन सी आईपी एड्रेस से, मतलब पहले रिजॉल्व करेगा, आपका होस्ट नेम है तो पहले रिजॉल्व करेगा, और ये बताएगा कि ये इसका रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो रिप्लाई बताएगा, कितने बाइट्स का रिस्पॉन्स है, कितना टाइम लगा, और टीटीएल कितना था, टाइम टू लिव। ये टाइम टू लिव, ये जो है ना, ये टाइम टू लिव एक स्पेशल प्रॉपर्टी है। ये हर जो भी नोड होता है वो अपने पैकेट के हेडर में बताता है टीटीएल। हर ओएस का टीटीएल अलग अलग होता है। तो ये जो मतलब रिप्लाई है ना, ये इस तरीके से करता है अपन को। तो मैं नेटवर्किंग की डिटेल में नहीं जा रहा हूँ यार, आपको पता होगा क्योंकि मतलब आपने नेटवर्किंग तो पढ़ ही ली होगे। आईसीएमपी का काम ही यही है कि अगर टारगेट तक पहुंचने में कोई दिक्कत आ रही है तो वो बताएगा हमको रिप्लाई करके, मतलब सोर्स को ही बताएगा। तो ये जो काम कर रहा है ना पिंग, मतलब आपका जो मतलब जो भी आप आईपी टाइप कर रहे हो, जो भी आप सिस्टम को पिंग कर रहे हो, वो अवेलेबल है कि नहीं, वो ऑनलाइन है कि नहीं, वो चल रहा है कि नहीं, वो नेटवर्क से कनेक्टेड है कि नहीं, वो आपको ये बताएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कमांड मेरे को लगता है पिंग करना, क्योंकि अगर आप पिंग करते हो तो आपको भी पता चलता है कि आपका जो इंटरनेट है वो काम कर रहा है कि नहीं। तो ये भी एक काम है इसका। तो पिंग के बहुत सारे ऑप्शन है। मैं आप कर अगर लिखता हूँ पिंग, यहाँ पर -T अगर लिखता हूँ तो ये भी एक स्विच है, और फिर यहाँ पर गूगल लिखता हूँ तो ये इनडेफिनेटली पैकेट भेजते जाता है जब तक आप इसको रोकने के लिए ना बोलोगे। तो ये एक ऐसा कमांड है जो इनडेफिनेटली चलेगा। ये एक पर्टिकुलर आउटपुट नहीं देता है, ये इनफाइनाइट आउटपुट देगा आपको जब तक ये पीसी चल रहा है तब तक। तो अगर आपको इसको रोकना है, मतलब इस करंट प्रोसेस को, ये एक जो है ना पिंग कमांड, ये जो टर्मिनल के जो भी कंसेप्ट होते हैं ना, अगर आप कोई भी कमांड टाइप करते हो तो उसके लिए एक जॉब क्रिएट होता है, अलग से प्रोसेस क्रिएट होता है, और फोरग्राउंड और बैकग्राउंड दोनों प्रोसेस होते हैं। तो अगर आपको प्रोसेस इसको टर्मिनेट करना है, मतलब ये कमांड जो है आपको बंद करना है ना कमांड प्रॉम्प्ट में, तो आप Ctrl+C टाइप करो। यहाँ पे Ctrl+C टाइप करोगे तो ये Ctrl+C बताएगा कि आपने टाइप किया है और ये बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से आप करंट प्रोसेस को जो चल रहा है फोरग्राउंड पे, आप उसे बंद कर सकते हैं। और जो Ctrl+C है वो डायरेक्टली आपके प्रोसेस को टर्मिनेट कर देता है, उसको आप फिर से चालू नहीं कर सकते, ये थोड़ा स्ट्रिक्टर होता है। और एक है Ctrl+Z, जो मतलब एक स्लीप टाइप का होता है, जो आप कमांड को रिज्यूम कर सकते हो अगर आप चाहो तो। जैसे मैंने इसमें पहले फिर से पिंग लिखा है यहाँ पे, और अगर ये पिंग कर रहा है, जैसे यहाँ पर अटक गया है, यहाँ पर रिक्वेस्ट टाइम आउट हो रही है मेरी, तो अगर मैं Ctrl+Z करता हूँ इस केस में, तो ये तो कुछ काम कर नहीं रहा है वैसे फिलहाल। Ctrl+Z मेरा काम नहीं कर रहा है। चलो ठीक है, आप Ctrl+C टाइप करो, वो काफ़ी है। Ctrl+C के अलावा आपको कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। एक और इंपॉर्टेंट कमांड है हमारे पास, ipconfig। ये बहुत सारे स्विचेस के साथ यूज होता है। यहाँ पर अगर आप एंटर करोगे तो आपकी सारी नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, मतलब अडेप्टर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको मिल जाएगी। आप करंटली जिस नेटवर्क से कनेक्टेड हो, जिस अडेप्टर के थ्रू कनेक्टेड हो, अगर वो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो आपका कमांड सही टाइप कर रहा है। यहाँ पर मैं देख रहे हो आप, यहाँ पे मैं वाईफाई से कनेक्टेड हूँ यहाँ पे, तो मेरी जो वायरलेस अडेप्टर है इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। तो मेरा जो IPv4 एड्रेस है मेरे नेटवर्क पे वो ये है 192.192 वाला। उसके बाद सबनेट मास्क भी दिख रहा है आपको, और डिफॉल्ट गेटवे भी यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरे नेटवर्क से रिलेटेड है, मेरे अडेप्टर से रिलेटेड है। तो बहुत सारे आपके जितने भी अडेप्टर होंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पर VMware का भी है। VMware के काफ़ी ज़्यादा होते हैं यहाँ पे, इथरनेट के होते हैं जो वर्चुअली आपने बनाए होंगे अपने VMware में, वो वर्चुअल होते हैं, वो फिजिकल नहीं होते, वो VMware के अंदर काम करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपके पास इथरनेट अडेप्टर भी होगा इंटरनली जो आता है। अगर आप इथरनेट से कनेक्टेड हो, मतलब वायर के थ्रू कनेक्टेड हो, तो ये वाला आपका अनेबल्ड होगा। मीडिया डिस्कनेक्टेड बता रहा है, मतलब ये अनेबल्ड नहीं है, मतलब ये कनेक्टेड नहीं है वायर से। तो ये ipconfig के बहुत सारे ऑप्शन हैं यार। यहाँ पे जो बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो है आपका डिफॉल्ट गेटवे एड्रेस और आपका IPv4 एड्रेस और सबनेट मास्क, जो भी आप बोल सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है यहाँ पे।
यहाँ पर आप देख रहे हैं आईपी कन्फिग ऑल करोगे ना तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको। आप यहाँ पर अगर टाइप करते हो आईपी कन्फिग ऑल, देखो तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही है। देखो यहाँ पर कितनी सारी आ गई। तो मेरा डिस्क्रिप्शन भी ये बता रहा है, जो चिपसेट है मेरा, जो अडेप्टर का चिपसेट है वो बता रहा है। मैक एड्रेस है यहाँ पे, देखो फिजिकल एड्रेस, ये मैक एड्रेस है मेरे अडेप्टर की। DHCP अनेबल्ड यस, और ऑटो कॉन्फ़िगरेशन भी है, IPv4 एड्रेस भी है, सबनेट मास्क, लीज कितना है आपके एड्रेस का जो DHCP से मिला है आपको, DHCP सर्वर क्या है और DNS सर्वर क्या है। तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको हर अडेप्टर की। तो ये काफ़ी अच्छा कमांड है यार। और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस थे इसके, मैंने आपको यहाँ पर दिखाए थे। तो ये सब आप एक एक करके टाइप कर सकते हैं। ये सब बहुत कुछ है यहाँ पर, आप रिलीज कर सकते हो आप अपनी इन्फॉर्मेशन को। मतलब आपकी जो IPv4 एड्रेस है वो आप रिन्यू कर सकते हो, आप रिक्वेस्ट कर सकते हो DHCP को कि मेरे को नई IP एड्रेस दे। अगर कुछ मिसकन्फिगरेशन हो गया है तो आप इसको रिलीज करके रिन्यू कर सकते हो। और यहाँ पर DNS को भी फ्लश कर सकते हो। जो DNS का कैश होता है ना सिस्टम पे, वो कई बार कैश में बैठ जाती है, फिर जो DNS की जो रेजोल्यूशन है वो पुरानी IP पे हो जाती है। तो यही है दिक्कत है, तो आप फ्लश कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, आपको काफ़ी काम आएगा। अब यहाँ पर एक कमांड है ARP, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल को आपका जो भी टेबल बना हुआ है आपके सिस्टम पे, आपको वो चेक करना है तो आप ARP से चेक कर सकते हैं। इसका जो कमांड है, आपको यहाँ पर एक स्विच देना पड़ेगा -A। तो जितने भी ARP एंट्रीज होंगी आपके करंट सिस्टम पे, आपके करंट प्रोटोकॉल स्टैक पे, तो आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, मतलब अलग अलग अडेप्टर की अलग अलग होती है। तो मेरा जो इंटरफेस है ये वाला, जो मेरी IP है यहाँ पे, तो उस पर ये सारी एड्रेसेस सेव्ड है। तो ये सारी एड्रेसेस कहाँ की है वो मुझे नहीं पता, ये बस सेव्ड है यहाँ पे। तो फिजिकल एड्रेस दिख रहा है आपको यहाँ पर, फिजिकल एड्रेस और इंटरनेट का IPv4। तो इसका काम ही यही है यार, ARP का काम ही यही है कि IP को मैक से जोड़ना। तो यही काम कर रहा है। इतनी सारी एड्रेस आपको मिल रही है, तो आप पिंग करके चेक कर सकते हो कि कौन सी किसकी है। वो आपके ऊपर है, आपकी इन्फॉर्मेशन कैसे आप ढूंढते हो दूसरों की, वो हम लोग बाद में सीखेंगे यार डिटेल में। अभी बस आप कमांड याद रख लो कि क्या काम के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर अगर कोई IP मिलती है आपको तो उसका मैक एड्रेस भी आसानी से मिल सकता है आपको। तो ये फायदा है ARP का। अब अगर आपको अपने खुद के सिस्टम की मैक एड्रेस चेक करनी है तो उसके लिए दो तरीके हैं। या तो आप जो पुराना वाला मेरा IP config all वाला कमांड था वो लगा लो, उससे आपको मैक एड्रेस मिल जाएगी अपने सिस्टम की, मतलब अपने एक इंटरफेस की जहां से आप कनेक्टेड हो। लेकिन एक और कमांड है यहाँ पर गेट मैक। तो ये थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन ये जो जितने भी अडेप्टर्स हैं आपके पास सिस्टम पे, उन सबका मैक एड्रेस बताता है। एक तो यहाँ पर डिस्कनेक्टेड है, ठीक है, डिस्कनेक्टेड है यहाँ पे। यहाँ पर जो ये है मेरा, मतलब जो यूनिक दिख रहा है, अलग दिख रहा है, ये मेरा फिजिकल अडेप्टर है। ये मेरा फिजिकल है, जो मेरा वायरलेस वाला है उसका ये मैक एड्रेस है। बाकी सारे VMware के हैं। तो ये आपको अलग अलग इंटरफेस का अलग अलग मैक एड्रेस बताएगा जो अडेप्टर लगा हुआ है आपका। तो ये काफ़ी अच्छा कमांड है, आप अपना मैक एड्रेस ढूंढ सकते हो। एक और इंटरेस्टिंग कमांड है यहाँ पर ट्रेस रूट। ये जो रूट है इसको हम लोग RT लिखते हैं विंडोज़ के केस में। तो ट्रेस रूट का मतलब ये है, आपने अगर पढ़ा है इसको नेटवर्किंग में, मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ आपने पढ़ा है, लेकिन मैं फिर बता देता हूँ कि ये मतलब पाथ को चेक करता है। जो आपका डेस्टिनेशन है वहां तक जाने के लिए आपको जो जो हॉप्स लगे हैं, जो जो राउटर्स बीच में आए हैं, जो जो एड्रेसेस हैं, जो जो नोड्स हैं आपके बीच में आए हैं, उन सबकी इंफॉर्मेशन बताता है आपको। मतलब पूरा पाथ ट्रेस करता है ये, इसका काम यही है, ट्रेस राउट। अब यहाँ पर आपको देना है कि आपको कहाँ पे जाना, आपका डेस्टिनेशन कहाँ पे है। तो मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ google.com, तो google.com तक पहुँचने से पहले मेरे को क्या क्या पाथ लगा, और सारे पाथ का ये टाइम बताता है, कितना टाइम लगा उस पाथ तक पहुँचने में। ये बेसिकली 3 पैकेट्स भेजता है, ये 3 ICMP पैकेट भेजता है हर बार, हर हॉप में, और आपको कंपेयर करके बताता है कि कितना टाइम लगा। तो यहाँ पर मैं इसको एंटर करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सबसे पहला जो इसका जो स्टॉपेज है उसको 1 मिलीसेकंड, 2 मिलीसेकंड और 1 मिलीसेकंड के 3 पैकेट भेजे हैं उसने। तो इतना टाइम लगा है तीनों में, और उसका IP एड्रेस क्या, कहाँ पर आपका पैकेट रुका है। उसके बाद आपके ISP का होगा, जैसे मेरा ISP है इंटरनेट का एयरटेल, तो उसके पास गया है। फिर ये कोई राउटर है बीच में, और फिर इसके बाद जो भी राउटर रहेंगे वो आपके पाथ के बीच में है, आपके डेस्टिनेशन और सोर्स के बीच में जो भी आ रहा है। तो हर बार 3 पैकेट भेज रहा है ये। तो इसका कंसेप्ट होता है, आप इसको पढ़ लीजिएगा अगर आपको पता नहीं है तो। फिर भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पढ़ना, लेकिन आप पढ़ सकते हो, आपके ऊपर है। तो जितने भी पाथ्स होंगे बीच में, जितने भी नोट्स होंगे, सबकी इन्फॉर्मेशन बताएगा। तो ये काम कब आता है, जब आपको पता करना है, कुछ चीज़ डायग्नोस करनी है अपने नेटवर्क में कि आपके डेस्टिनेशन के बीच में कौन कौन बैठा है, कौन कौन देख रहा है आपको, तो वो आप पता कर सकते हो।
और कोई चीज़ सही से काम नहीं कर रही, कोई पाथ अगर आपका मतलब पाथ में कोई दिक्कत है तो आप इसको चेक कर सकते हैं इस कमांड से कहाँ दिक्कत आ रही है। अगर आपको चेक करना है कि आपके सिस्टम से कौन कौन सा प्रोसेस बाहर के सिस्टम पे या बाहर के नेटवर्क से कम्युनिकेट कर रहा है, मतलब कोई नेटवर्क प्रोसेस चल रहा है क्या, कोई पोर्ट पे चल रहा है क्या, तो उसके लिए हमारे पास एक कमांड है नेटवर्क स्टैटिस्टिक्स का जो है नेटस्टैट। ये कमांड क्या बताता है कि कौन सा प्रोसेस या कौन सा एक सर्विस आपके सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर रिक्वेस्ट कर रहा है या दूसरे सिस्टम से आपके सिस्टम पर उसकी रिस्पॉन्स आ रही है या रिक्वेस्ट आ रही है, जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है बाहर के सिस्टम्स के साथ या नेटवर्क के साथ, तो जो जो कम्युनिकेशन कर रहा है उसके बारे में आपको ये बताता है। तो ये काम कब आएगा आपको? सिक्योरिटी रीजंस के लिए, कि आपका सिस्टम जो है उसमें अगर किसी ने पेलोड डाला हुआ है, कोई मालवेयर डाला हुआ है, तो अगर आप चेक करना चाहो कि वो रिक्वेस्ट कहाँ कर रहा है तो आप इससे कर सकते हो। तो जितने भी कनेक्शंस हो रहे हैं ना, मतलब आपके सिस्टम से लेके, वो सब कुछ बता रहे हैं यहाँ पे। तो अगर आपको एक और इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसके भी बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस है, स्विचेस हैं। तो मैं अगर एन लिखता हूँ तो ये सारी आईपी बता रहा है मेरे को फॉरेन एड्रेस की। फॉरेन मतलब जहाँ पर आपका लोकल जो प्रोसेस है वो रिक्वेस्ट कर रहा है। तो इसके पहले तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या ऑप्शंस है यहाँ पे। तो इतने सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। ये जो एन है ये न्यूमेरिकल फॉर्म में डिस्प्ले करता है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर पी है, कौन सा प्रोटोकॉल आपको चाहिए, स्पेसिफिकली किसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको। फिर ओ है, यहाँ पर ओ कमांड काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मैं यहाँ पर अगर आपको दिखाता हूँ। एन और ओ को अगर आपको एक साथ यूज़ करना है, कोई डबल स्विच को या ट्रिपल स्विच को एक साथ यूज़ करना है, तो आप डबल डबल यहाँ पर टाइप कर सकते हो। ओ भी आएगा, एन भी आएगा, दोनों का एक साथ आउटपुट आएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रोसेस का आईडी क्या है, आपको प्रोसेस आईडी मिल जाएगा यहाँ पे इस केस में, तो आप इजीली उसको टर्मिनेट भी कर सकते हो। तो अगर आपको लग रहा है कि कोई प्रोसेस मतलब इलीगली काम कर रहा है, इलीगली कम्युनिकेशन कर रहा है बाहर के सिस्टम के साथ, तो आप इसे टर्मिनेट कर सकते हो। ये काफ़ी अच्छा कमांड है नेटवर्क प्रोसेसेस के बारे में जानने के लिए। अब एक और हमारे पास प्रोटोकॉल है टेलनेट का, मैंने बताया था रिमोट लॉगिन। तो किसी भी सिस्टम पे आपको रिमोटली लॉगिन करना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर मैं लिखता हूँ google.com और इसके बाद मेरे को पोर्ट नंबर लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं गूगल के SMTP सर्वर के साथ कनेक्ट होना चाहता हूँ तो smtp.gmail.com और जो पोर्ट है यहाँ पर 587। यहाँ पर एक बार ध्यान देना, आप अगर आपको टेलनेट चलाना है ना तो पहले तो आपको इसको अनेबल करना पड़ेगा, क्योंकि विंडोज़ में बाय डिफ़ॉल्ट अनेबल नहीं होती है ये सर्विस। क्योंकि आपको इसके लिए स्पेशली टेलनेट क्लाइंट और मतलब क्लाइंट ही चाहिए आपको। तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्या सर्च करना है, विंडोज़ फीचर्स। तो टर्न विंडोज़ फीचर्स ऑन एंड ऑफ वाला यहाँ पर ऑप्शन आपको सर्च करना है कमांड प्रॉम्प्ट में। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि टेलनेट वाला जो क्लाइंट होगा ये बंद होगा। यहाँ पे नीचे आप आ जाओ, यहाँ पे देख रहे हो टेलनेट क्लाइंट बंद है। अब इसको टिक कर दो और फिर यहाँ पर ओके। तो फिर ये कुछ इंस्टॉलेशन टाइप का करेगा और आपका टेलनेट अनेबल्ड हो जाएगा। तो ये कंप्लीट कर चुका है। अब देखते हैं कि मेरा टेलनेट रन होता है कि नहीं। फिर से वही कमांड, तो ये बोल रहा है कनेक्टिंग टू जीमेल क्लाइंट। तो ये मेरा जीमेल कनेक्ट हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पर आप देख रहे हो तो ये जो इन्फॉर्मेशन आ रही है मेरे पास, यहाँ पर मेरे को यहाँ पर कुछ ऑथेंटिकेशन वगैरह करना पड़ता है, तो उसको जान देते हैं। अभी बस हमने अनेबल किया है। उसके बाद आपको मैं टेलनेट नहीं सिखा रहा हूँ क्योंकि ये इस कोर्स का पार्ट नहीं है। अगर आप सीखना चाहते हो तो अलग से सीख सकते हो, क्योंकि ये इस कोर्स में आपको ज़्यादा काम में नहीं आएगा। हमको FTP और SSH ज़्यादा काम में आएगा, तो हम लोग वो देख लेते हैं पहले। तो हम लोग यहाँ पर इसको एंड करते हैं। इसको एंड करने के लिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है अभी, फिलहाल इसको बंद करते हैं। तो अभी मैं नया CMD खोलता हूँ, उसके लिए मैं FTP लिखूंगा वहाँ पे। तो FTP जो है यहाँ पे FTP, ये आपको बाय डिफॉल्ट मिलता है यार। इसके लिए आपको अलग से कुछ अनेबल करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका सिंटैक्स ऐसा होता है FTP, और उसके बाद जिस IP से आपको कनेक्ट होना है, मतलब जो फाइल सर्वर है उससे आपको कनेक्ट होना है, तो यहाँ पर आप लिख दोगे उसकी IP 192.168 जो भी है। मेरा तो यहाँ FTP है नहीं, तो मैं किसी भी IP पे लिख रहा हूँ तो ये कनेक्टेड बता रहा है फॉर एग्जांपल मतलब कोई भी चीज़ है। लेकिन ये फिर आपको पूछेगा यूज़र नेम और पासवर्ड के बारे में, तो मैं यूज़र नेम पासवर्ड यहाँ पर लिखूंगा अगर, तो ये तो FTP है नहीं, तो ये लॉग्ड इन बता रहा है। यहाँ पर देखो मैंने सही पासवर्ड टाइप किया है। तो FTP एक्चुअली में अनेबल्ड है मेरे राउटर में, तो उसके लिए ये बता रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर कोई FTP का कमांड लिखूंगा तो मेरे को ये, अब कोई फाइल आपको डाउनलोड करनी है या अपलोड करनी है तो आप कर सकते हो, कोई अगर फाइल प्रेजेंट होगी तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अगर मैंने यहाँ पर ls टाइप किया
तो इसने करंट फोल्डर पे जो भी यहाँ पर फाइल्स है उसने लिस्ट कर दी हैं। तो ऐसे आप लिस्ट कर सकते हो फाइल्स को। ये मेरा नॉर्मल राउटर है जो FTP के लिए नहीं बना है यार, लेकिन फिर भी मैं FTP यूज़ कर रहा हूँ इस पर यूज़र नेम पासवर्ड डाल के। ऐसे ही आप किसी भी FTP सर्वर से कनेक्ट हो सकते हो, इस तरीके से नॉर्मल कमांड्स आप टाइप कर सकते हैं। तो यही था बेसिक ट्यूटोरियल विंडोज़ कमांड्स का। तो ये मेरे ख्याल से सफिशिएंट कमांड्स है आपको कुछ भी लर्न करने के लिए, और मैंने काफ़ी बता दिए हैं। इसके आगे आप खुद से पढ़ सकते हैं, मैं उसकी लिस्ट दे दूंगा हो सके तो यहाँ पर कोर्स में। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लिनक्स के कमांड्स के बारे में। वो काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी ज़्यादा हैं और काफ़ी काम आएंगे आपको। एक्चुअल में वही पढ़ना है आपको, तो उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए और गुड बाय।